एक बच्चा है जिसके पास मोबाइल था, वो अपने बाप को उसके कहीं पैर पे लगी थी, वो अपने फादर को फोन करता रहा दिन रात, पापा मुझे आके ले जाए, मैं जख्मी हूँ, मुझे आके ले जाए। सूबेदार साहब, एक दिन आपने मुझे सलूट कराना है। गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा तुमने आज मुझसे बैग क्यों नहीं लिया, मैं अब्बू को शिकायत करूंगी। तो वो कहता कि बस अब आदी हो जाओ, मैंने क्या करना है तुम्हारा बैग ले लेके। और ट्यूसडे के दिन वो था ही नहीं बैग लेने के लिए। दिन, महीनों और सालों का तसलसल वक्त के बहाव में गर्क होते ही ख्यालों से ओझल हो जाता है। लेकिन कुछ खास दिन लौहे तारीख पर इस तरह रकम हो जाते हैं कि आने वाले जमाने की धूल भी उन्हें धुंधला नहीं कर पाती। सोलह दिसंबर का दिन भी ऐसे ही दिनों में से एक है। उस दिन ने हमारी तारीख के सफात पर एक ऐसा बाब रकम किया जिसका एक एक हर्फ जुल्म और बर्बरियत से इबारत है। उस खुशगवार सुबह अलिफ अनार, बे से बल्ला और पे पाकिस्तान की मासूम गर्दान अभी जारी थी कि गोलियों की बौछार ने उन तमाम आवाजों को खामोश कर दिया और देखते ही देखते पूरी कौम पर खामोशी तारी हो गई। 16 दिसंबर सन 2014 की ये सुबह किसी कयामत से कम न थी। कहते हैं कि ये दहशतगर्द लगभग सुबह 9:15 बजे पेशावर की वार्सिक रोड पर वाक़े आर्मी पब्लिक स्कूल से मुत्तसिल आबादी बिहारी कॉलोनी की तरफ से स्कूल में दाखिल हुए थे और यूं अपने अजीज असातिज़ा की ज़ेरे तरबियत रोशन मुस्तकबिल और पढ़े लिखे पाकिस्तान के ख्वाब बुनने वाले 144 मासूम बच्चे उस दहशतगर्दी का शिकार हुए। पढ़ाई के लिए जाते हैं। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। अपनी इस घिनौनी कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने पूरे स्टाफ को यरगमाल बनाए रखा। उन्होंने सबसे पहले ऑडिटोरियम पर हमला किया और स्कूल के बाकी हिस्सों में मौजूद तलबा को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया। इस सानेहा में कमसिन शहीदों की उम्रें 6 साल से 20 साल तक थीं। तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है हमें, रंगों के जुगनू रोशनी की तितलियां आवाज देती हैं। उन नन्हे शुहदा में 6 साला ख्वाला बीबी भी शामिल है। ख्वाला का स्कूल में ये पहला दिन था। ख्वाला को आर्मी पब्लिक टॉडलर्स एकेडमी में पढ़ना था, लेकिन वो अपने दाखिले के लिए प्रिंसिपल ऑफिस आई हुई थी। जालिमों ने ख्वाला के माथे को निशाना बनाया। बच्ची का ये एडमिशन प्रोसेस था, तो उसकी पिक्चर्स के लिए ये दफ्तरी कागजात वगैरह जो होते हैं, फॉर्म वगैरह होते हैं, इसके लिए मैं उसको अपने साथ ले आया। फॉर्म मैंने फिल कर लिया था। तो इस दौरान फायरिंग की आवाज़ आई। थोड़ी देर के बाद वो एक मैडम आई, उन्होंने कहा कि ऑडिटोरियम में हमला हो गया और मेरे बच्चों को मार दिया। और ये जो ख्वाला थी इसको आखिर में मारा है। तो यहाँ इसके राइट साइड एक ने पकड़ा है उसको और दूसरे ने यहाँ पर उसके मारा है।
अपने वालिदैन का इकलौता बेटा फाहिद हुसैन गली में खेलते बच्चों को देखकर अल्लाह ताला से बहन और भाई के लिए दुआ मांगा करता था। शहादत से 3 रोज कबल जब फाहिद के वालिद ड्यूटी पर जाने लगे तो फाहिद ने इसरार किया कि वो नौकरी छोड़कर सब घर वालों के साथ रहे और उसकी अम्मी का ख्याल रखा करें। आज 1 साल गुजरने के बाद भी फाहिद की माँ अपने शहीद बेटे के गम में निढाल है और जंजीरों में जकड़े जाने के बावजूद वो फाहिद को ढूंढने के लिए बाहर जाने की भरपूर कोशिशें करती है। स्कूल के दरवाजे पे 3 महीने लगातार शहीद फाहिद अहमद के वालिदा मुहतरमा वो जाता था। सुबह सवेरे उधर फिरनी स्कूल के गेट इंतजार कर कर के बच्चों के लिए छुट्टी होके जब बच्चे ने ख़त्म होके इनको ये पता चला कि मेरा बेटा इसमें नहीं है तो वो इधर से चीखी पुकार के लिए घर के दरवाजे पे आता था। उस टाइम से लेके अभी तक वो डिप्रेशन का मरीज है, इनके हाथों में जंजीर है। दो भाइयों और अकलौती बहन का चहीता भाई आजान तोरेले इतना ज़हीन था कि वो पेशावर शहर के हालात को देखते हुए अक्सर अपनी बहन से आर्मी पब्लिक स्कूल पर मुमकिना हमले की मंजरकशी करता रहता था। इससे बढ़कर वो अपनी बहन को यहाँ तक बताता था कि दहशतगर्द वार्सिक रोड पर वाक़े बिहारी कॉलोनी के रास्ते स्कूल पर बाआसानी हमला कर सकते हैं, मगर किसको खबर थी कि उसके नन्हे से दिल में पैदा होने वाले ये खदशात दुरुस्त साबित हो जाएंगे। कहते कि हमारे कॉलेज पे स्कूल यानी अटैक करना बहुत ज़्यादा इजी है। पीछे की कैंटीन वाली साइड पे जो दीवार है वहाँ से छलांग कर अंदर आ जाएंगे। ऑडिटोरियम में कोई फंक्शन हो तो वहाँ पर अंदर आ गई और एक बार अंदर आ गई तो बस सब कुछ ख़त्म। हमारे कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी है जिसे हमें हर हाल में निभाना है और इसके लिए हमें साबित कदम रहना है। तो क्या आप तैयार हैं? यस सर। वेल डन। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, लेट्स मूव। शहीद आजान ने शहादत से कुछ रोज पहले स्कूल के एक ड्रामे में एक आर्मी मेजर का किरदार निभाया था। उस ड्रामे में भी शहीद आजान को सीने में 2 गोलियां लगती हैं और वो शहीद हो जाता है। वालिदैन का अकलौता बेटा मोहम्मद यासीन 2 लेपालक बहनों का अजीज तरीन दोस्त था। उसको सेल्फीज लेने का बहुत शौक था। एक बार छत से गिरकर जख्मी होने और एक बार अगवाकारों के हाथों 7 दिन तक मुगवी रहने के बावजूद खुदा ने उसे महफूज रखा। 15 साला मोहम्मद यासीन 16 दिसंबर को स्कूल से छुट्टी करना चाहता था, मगर उसे दहशतगर्दों के हाथों शहीद होना था। इस सानहे से कोई 1 हफ्ता पहले अपने कजन के साथ खेल खेल में यासीन 2 गोलियां लगने पर गिर गया था, जिस पर उसकी वालिदा ने उसको बहुत डांटा था। खेल रहा था वो और उसका कज़न गुलशेर शहीद, हमारे घर पे ही थे वो लोग, और खेलते खेलते आके उसने अपने आप को अंदर कमरे में गिरा दिया ज़मीन पे, और उसने अपना एक हाथ चेस्ट पे रखा था यासीन ने और एक हाथ अपनी किडनी पे था, इस तरह इस पोजीशन में, और वो इस तरह गिरा था। तो गुलशेर, मैंने शोर डाला, मैंने कहा यासीन क्या बदतमीज़ी है? तो कहता है मामा मैं और गुलशेर खेल रहे हैं और मुझे बुलेट लगे हैं यहाँ पे। तो मैंने उसको डांटा है कि इन्हीं मजाक में भी कभी ऐसा काम, और ये जो तुमने आज किया मत करना। फिर वो मुझे बता रहा था कि ऐसा होगा, और उसी जगह उसको बुलेट लगी थी जैसे उसने मुझे बताया। फुटबॉल और अर्जेंटीनियन खिलाड़ी मेसी का दीवाना 16 साला मुबीन आफरीदी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए डॉक्टर बनना चाहता था, और 16 दिसंबर वो वाहिद दिन था जब उसने स्कूल जाते वक्त पीछे मुड़कर अपनी मां को नहीं देखा। मुबीन की वालिदा का कहना है कि वो 1 महीने से खामोश रहने लगा था। शहादत के बाद जब वालिदैन ने मुबीन के पाले हुए तोतों को पिंजरों से रिहा करना चाहा तो हैरान कुन तौर पर तोते पिंजरों में बने घरों में छुप गए।
शहादत के कुछ दिन बाद इसके बहन ने कहा जब भाई नहीं रहा है तो इन तोतों को भी आज़ाद करना चाहिए। आप यकीन करें उसकी बहन ने जब दरवाज़ा खोला तो उसी तरह बैठे हुए थे, नहीं उड़ रहे थे। कितनी दफ़ा उन्होंने वो पिंजरे से निकालने की कोशिश की लेकिन वो अंदर वो अपने घरों में घुस जाते थे, नहीं निकलते थे। मोहम्मद ताहिर खान के 2 बेटे मुनीब और शहीर आर्मी पब्लिक स्कूल में ज़ेरे तालीम थे। जब दहशतगर्दों ने हमला किया तो खुशकिस्मती ने बड़े बेटे मुनीब को तो दहशतगर्दों से बचा लिया, मगर 8वीं क्लास का तालिब इल्म शहीर गोलियों का निशाना बन गया। बड़ा वाला बेटा जो था ये मेरा, इसके ऊपर 2 बॉडीज इसके ऊपर गिरी हुई थी जो शहीद हो गई है। उसके बाद जब एक टेररिस्ट उसके कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था और वो मैगजीन दोबारा लोड कर रहा था तो मेरे बेटे ने उस टाइम आंखें खोल के देखा है उसको। कहता मैंने आंखें खोल के उसे देखा तो मेरी एकदम से रूह कांप गई कि या अल्लाह अगर वो तुम्हें उस टाइम देख लेता तो तुम्हें भी वो तो चेक करके मार रहे थे। 3 बहनों का अकलौता भाई शहीद मोहम्मद अली खान अपनी शरारतों की वजह से पूरे खानदान का चहीता था। शहीद मोहम्मद अली खान को बखूबी अंदाजा था कि वो अपने वालिदैन का अकलौता बेटा है। इसी वजह से वो जिद्दी था और हर जिद मनवा कर ही दम लेता था। उसको अपने अकलौतेपन का एहसास था और उसको ये भी एहसास था कि मेरे माँ बाप की जिंदगी मुझ में ही अटकी हुई है। जब एक चीज के पीछे लग जाता था तो फिर उस वक्त नहीं छोड़ता था जब तक हम उसको दिला ना देते थे। अब भी कहता था मामा ये वाली मोबाइल, मैं कब पोजीशन लो फिर इंशाल्लाह मैं तुम्हें उसी वक्त दिलाऊंगी। कहते मामा पोजीशन तो आप देखना मैं इस मर्तबा टॉप करूंगा। वाकई उसने टॉप की लेकिन सामने नहीं रहा। सोलह दिसंबर की सुबह स्कूल पर होने वाले हमले की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। इत्तला मिलते ही वालिदैन स्कूल की तरफ भागे और बेबसी में अपने दुलारों की तलाश में मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचने लगे। मेरे बड़े बेटे हसन बरेली ने मुझे टेलीफोन किए। उसने मुझे मोबाइल पे रिंग किया कि बाबा हमारे ऊपर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। साथ ही मोबाइल में मुझे वो फायर की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने दोबारा उसको रिंग किया इमीडिएटली। मैंने कहा बेटा क्या हो रहा है? तो मेरे बेटे ने बता दिया, कहते हैं बाबा टेलीफोन ना करो, वो तलाश कर रहे हैं लोगों को। मैं ड्यूटी पे था। सुबह सवेरे 9:15 पे घर से मुझे फ़ोन आया। फ़ोन पे नहीं, जब मेरी बात शुरू हुई तो इसके वालदा ने मुझे फ़ोन की कि बच्चों के लिए स्कूल पे तालिबान के अटैक है। वो मैंने इनको बताया कुछ नहीं है, वो वैसे नहीं है, लोग नहीं है, कह रहे हैं धड़ाके है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप स्कूल पे फ़ोन करो, आपको नहीं है मेरी बात का नहीं है यकीन नहीं है तो आप स्कूल पे फ़ोन करो। स्कूल के लिए प्रिंसिपल साहिबा के नंबर और स्कूल क्लर्क साहिबान के नंबर, ऑफिस वाले नंबर, जितने नंबर मेरे साथ थे मैंने सारे नंबरों पे ट्राई की, लेकिन बिल जा रहा था, कोई रिंग ना उठा रहा था। तो मैं हैरान रह गया कि कुछ गड़बड़ है। जब मैंने खबरें लगाई तो ब्रेकिंग न्यूज़ अभी स्कूल का नाम नहीं लिया था लेकिन सिर्फ डिफेंस का, और मैं समझ गई कि स्कूल पे हमला हुआ क्योंकि तमाम स्कूलों को थ्रेड्स थी। मुझे उसी वक्त पता चला कि बस अली के स्कूल पे ही हमला हुआ है। कोई 10:30-11 का टाइम था कि मुझे अपनी मिसेस का फ़ोन आया कि किसी रिलेटिव ने मुझे कहा है कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ है। तो वहाँ से मैं अपने ड्राइवर को लेके जो है आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ गया और वहाँ डिफेंस पार्क में हम जब आए तो वहाँ पे मुझे फायरिंग की आवाज़ आ रही थी और ब्लास्ट हो रहे थे। तो मैंने यही कहा कि ये जो है कोई सीरियस मामला है। मैं पहुंची हूँ स्कूल के बाहर, आगे वो जाने नहीं दे रहे थे आर्मी वाले, बहुत सारे लोग थे। मैं काफ़ी देर खड़ी रही। मैंने खुद अपनी आंखों से बच्चों को देखा वैन में, एम्बुलेंसेस में, जिस तरह वो, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे लग रहा था कि यासीन सेफ होगा। फ़ोन की बेल बजी है तो मैंने फ़ोन अटेंड किया तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन था। उन्होंने मुझे कहा कि
एपीएस पे शगुफ्ता अटैक हो गया है। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा तो आप यकीन करें कि मुझे डर नहीं लगा। और उसके 15 मिनट्स के बाद मेरा इतना शदीद मेरा दिल घबराया, इतना शदीद मेरा दिल घबराया कि मैं वो चीज़ मैं याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वही मेरे बेटे की शहादत का टाइम था। आधे घंटे के बाद इनकी कॉल आई मोबाइल पे मेरे, कहने लगे ये तो बता रहे को 25 बच्चे शहीद हो गए। और मैं फिर एक लम्हे के लिए चुप हो गया, मैं रोने लग गया। एक बच्चा है जिसके पास मोबाइल था, वो अपने बाप को उसके कहीं पैर में लगी थी, वो अपने फादर को फोन करता रहा कि पापा मुझे आके ले जाए, मैं जख्मी हूँ, मुझे आके ले दे। और मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो अपने पापा को कह रहा है कॉल करके मुझे बहुत प्यास लग रही है पापा, ये लोग हमें मार रहे हैं, मैं जख्मी हुआ हूँ, पापा आप मुझे आके ले जाए। तो मेरा बेटा उसके पास तो सेल ही नहीं था, मैंने उसको नहीं दिया था। हमें ये चीज बहुत तकलीफ देती है कि उस टाइम जब हमारे बच्चों को ये इन्होंने इस हाल पे पहुंचाया तो वो बच्चे कितने तड़प रहे होंगे, कितनी देर तक वो तड़पे होंगे। इस सानहे को बीते 1 साल गुजर गया, लेकिन नन्हे शहीदों के वालिदैन के लिए कोई लम्हा ऐसा नहीं जब उन्होंने अपने प्यारों को याद ना किया हो। माजी के सहरो इफ्तार की रौनकें अब सिर्फ यादों में मौजूद हैं, और मीठी ईद में अब वो मिठास कहाँ। रमज़ान में बड़ा मिस किया उसे। ईद पे आप यकीन नहीं करें मैंने छोटी ईद जो थी उसकी नमाज ही नहीं पढ़ी, मैं पढ़ नहीं सकता था। नमाज पढ़ के जब भी आते तो पहले यासीन इंटर होता था और आके मेरे गले मिलता था, ईद मुबारक मामा, मामा सेवइयां बनाई हैं। तो इस बार जब वो नमाज के लिए चले गए और नमाज पढ़ के आए हैं तो मैंने उनको ईद मुबारक नहीं कहा और ना ही मैं उनके सामने खड़ी थी। वो सीधा आके इस कमरे में बैठ गए। मैं उनको सामना नहीं कर सकती थी कि आज वो अकेले आए, यासीन उनके साथ नहीं है। कोई बड़ा सा बेल देखा ना, उसने मुझे टेलीफोन किया कि बाबा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखी है। और मैंने कहा क्या है? कहते बेल है, बड़ी ज़बरदस्त है। वो ऐसी तारीफ़ें करता रहा। मैंने कहा अच्छा बेटा ख़रीद लो, ठीक है ना। बस वो फिर ख़रीद के लेके आ गया। तो मैंने कहा यार उसके सींग बहुत बड़े थे ना। मैंने कहा तुम में और उसमें इतना फ़र्क है कि बस इसके सींग है आपके नहीं है। इस साल जब ईद आई मैं इंतज़ार करती रही कि अभी मुबीन आएगा, दरवाज़ा खोलूंगी तो सामने खड़ा होगा, लेकिन नहीं, वो तो ऐसे चला गया कि फिर उसने आना ही नहीं है। ईद के मौका पे वो नहीं था तो अभी मैं आपको क्या कहूँ, 40, 50, 60 दफ़ा के नहीं, ज़्यादा से नहीं है मैं बाज़ार गया हूँ, लेकिन मैंने ईद पे नहीं वो बाकी जो हम मियाँ बीवी वैसे रहे, ईद का मिठाई भी मैंने नहीं लेके आया। क्यों? मेरा नहीं घर रहा था। चांस की बात है कि उसके कपड़े भी महंगे आते थे, उसके शूज़ भी बेटों से महंगे आते थे। और मेरी वाइफ बाज़ औक़ात कहती थी कि आप फ़र्क करते हैं। मैंने कहा उसका नसीब ही ऐसा है, तो उसके नसीब की चीज़ हमेशा क्वालिटी की होती है। वक्त के धारे में माहो साल तो क्या सदियां भी बहती चली जाती हैं, लेकिन बच्चों की माओं के लिए तो जैसे वक्त रुक सा गया है। मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। कुछ दिन पहले उसने बाप ने मजाक में उसको कहा था कि तुम मामा के लिए क्या करोगे। कहते हैं बाबा देखना मैं क्या करता हूँ मामा के लिए। तो मुझे अजीब सी लगी उसकी बात। तो मामा आप देखना मैं आपके लिए क्या करता हूँ। मुझे भी उसकी शहादत के बाद पता चला, जब मैंने उसका कुरान खोला और मैं उसके लास्ट डेट को देख रही थी, तो मैंने जब इसका अहद देखा कि जिस उसने अपने कुरान पे अहद लिखा था, तो मैंने कहा बेटा आपने इस एज में, इस छोटी उम्र में कितनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं और कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। संडे वाले दिन मुझे कहता है कि दोपहर को संडे को कहेगा मम्मी आपने क्या पकाया।
इस बात पर वो मेरे से मजाक करने लगा, हंसी मजाक में ना, कि नहीं आप बताएं आपने क्या पकाया। एक रूम से भाग रहा है तो मैं भी उसके पीछे कि मैं ऐसे लगाऊं ना कि ये मेरे साथ शरारत कर रहा है। तो किचन में आके उसने मुझे पीछे से ऐसे करके पकड़ लिया, पीछे से दोनों हाथ मेरे ये ना ऐसे करके पकड़ लिया उसने पीछे से आके मुझे, और मुझे पूरे मेरे पीछे बैक साइड पे सब जगह, कमर पे, हाथों पे, पीछे शोल्डर पे, इसने मुझे खूब प्यार किया। जैसे वो तैयार होके सुबह गया था, बस सिर्फ आया तो फर्क इतना था कि वो हाथों पे था। खास बात यह है कि शहीद होने वाले बच्चों की अक्सरियत पोजीशन होल्डर्स पर मुश्तमिल थी। कोई पाक फौज का एसएसजी कमांडो बनना चाहता था और कोई इंजीनियर बनकर मुल्क का नाम रोशन करना चाहता था। कोई कंप्यूटर गेम्स का दीवाना था और किसी के सर पर एयरफोर्स पायलट बनने का जुनून सवार था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीजों का हाल देखता था ना तो उसका दिल बहुत दुखता था। तो यही कहता था कि मामा मैं अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा, हम तीनों बहन भाई, और यहाँ पे पेशेंट्स का हम फ्री इलाज करेंगे और हम यहाँ पे उनको पूरी सहूलत देंगे। डायरेक्ट ये कहता था कि मैं एसएसजी में जाऊँगा, क्योंकि एसएसजी की ये बाकायदा जो इनकी ट्रेनिंग होती है, ये इसके पास वीडियोस पड़े, ये देखा करता था कैसे वो छलांग लगाते हैं, कैसे वो मतलब ये कि वो दुश्मन पे वार करते हैं, कैसे वो जूडो खेलते हैं, कैसे वो घोड़ा दौड़ाते हैं। छोटे से उसमें उसने हमर वो जो पेचकस, प्लास, इस टाइप की चीज़ें ना, और उसको हम गाड़ियाँ दिलाते थे, जो गाड़ियाँ कोई सी भी आ गई, गाड़ी हो गई, जहाज़ वगैरह इस तरह की, वो खोल के डाल देता था कि देखता था ये कहाँ से किस तरीके से ये जुड़ी हुई है, कैसे उड़ रही है, पूरा उसकी इंजीनियरिंग करता था उसकी। वो बचपन से लेके शहादत तक कि अबू मैंने पायलट बनाना है। मैंने अपने बेटे को बताया कि बेटा मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये जो आपका ख्वाहिश है ये मैं नहीं पूरा कर सकता। तो मेरे बेटे ने जवाब में मुझे कहा कि अबू पढ़ाना मेरा काम है और आपने हिम्मत तो देना है। शहादत से कुछ दिन पहले किसी ने अपनी वालिदा से चाइनीज खाने की फरमाइश की और किसी ने अपने बाप से इसरार किया कि बस वो नौकरी छोड़कर हर वक्त उनके साथ रहे। कोई अपनी माँ का नाम रोशन करने के लिए कुछ करना चाहता था और किसी ने अपने भाई से वादा किया था कि वो दोबारा गाड़ी नहीं चलाएगा। सुबह की बात है, उसके अम्मी के हाथ का पराठा खा लिया तो अम्मी को कहती, यार अम्मी आप तो बिल्कुल जन्नत की हकदार हैं, ऐसा पराठा तो मैंने कभी खाया नहीं, आज तो इसमें इतना मजा आ रहा है कि हद से ज्यादा। ये उसकी आखिरी बातचीत थी जो उस सुबह उसने की जिस दिन उसने 10 बजे शहीद हो जाना था। मेरे अबू ने भी उसे कहा था और मैंने भी उसे मना किया था कि यार ड्राइविंग मत करो। तो जब वो गाड़ी लेकर अंदर आए, मैंने कहा यार तुमने आज दोबारा गाड़ी बाहर ले गए हो। तो वो कह रहा था यार कि हयान भाई इसके रुझान इसके बाद मैं नहीं चलाऊँगा। अच्छा मैंने तो ठीक है यार, बस बंदा समझ गए, लेकिन मुझे तो पता नहीं था ना यार कि ये उसी दिन जाएगा और शहीद होगा। उस दिन भी उसी तरह था, उसी तरह निकला है। बस फ़र्क ये था कि हमेशा मैं उसके पीछे निकलती थी, उस पर पढ़ के भूंकती थी। उस दिन मैं उठी ही नहीं अपनी जगह से, उधर ही से मैंने उसको खुदा हाफिज़ कहा, क्योंकि उसकी रूटीन थी जब ये वैन तक जाता था तो ये मुड़ के मुझे ज़रूर देखता था। जिस दिन किसी बात पर नाराज़ होके जाता था तो वैन में जब बैठ जाता था, लेकिन देखता ज़रूर था मेरी तरफ। उस दिन शायद उसमें भी हिम्मत नहीं थी और मुझ में भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं उठी नहीं उसके पीछे। 13 दिसंबर को जब मैं छुट्टी से वापस ड्यूटी पे जा रहा था तो सुबह में वक्ती निकल रहा था, सुबह 5 बजे। तो मेरा बेटा नहीं सोया था, मैंने इसके ऊपर आवाज़ लगाई कि बेटा आप सोए हो, ऑटो मैंने जाना है। तो उन्होंने दोनों हाथ लिए पजामे लिए खोल के और मुझे कहने लगा, अबू एक बात बता रहा हूँ, बाकी आप नौकरी छोड़ के आओ अपने घर पे, मेरा परवरिश करो, मेरी अम्मी की परवरिश करो। जब हम मेन गेट से दाखिल हुए तो मेरे साथ लिपट के ऐसे चलती थी ना, तो मैंने कहा खोला अब तुम बड़ी हो गई हो, अब खुद इंडिपेंडेंट तुम चलो। तो इस बात से वो थोड़ी सी खफा हुई। सानहे के बाद वालिदैन मुख्तलिफ अस्पतालों में दीवानावार अपने दिल के टुकड़ों को ढूंढ रहे थे। 3:45 पे जो है मुझे कॉल आई
कि आप जो है CMH स्पेशलिस्ट ब्लॉक में अपने बच्चे को देखें। तो मैं समझा कि हो सकता है कि वो ज़ख्मी हो, गाजी हो। इसके बाद मैं स्पेशलिस्ट ब्लॉक में गया तो मेरे रिलेटिव्स वहाँ मौजूद थे, उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने जब अपने बेटे को देखा तो मैंने कहा कि बस इसको एम्बुलेंस में डालें, यही मेरा मुबीन शहीद है। मैं पागलों की तरह दौड़ रही थी, एक एक डेड बॉडी पे मैं फिर रही थी, एक एक से मैं कफन उठा रही थी और आखिरी लाश मेरे बच्चे की थी। मैंने उसको फौरन पहचान लिया। सब कह रहे थे ये अली नहीं है, मैंने कहा नहीं, मेरे दिल में जो खंजर अंदर वही ये अली है। भांजा माजिद, उन्होंने मुझे रिंग किया कि मामू आपको नहीं एक बात कह रहा हूँ लेकिन मेरे मुंह भी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे रोते हुए बताया कि वाहिद अहमद को शहादत मिली। मेरे नंदोई आके बैठे हैं तो बस समझ लें 4 बजे हैं और उनके पास एक कॉल आई है। तो बस उन्होंने जब ऐसे करके फ़ोन बंद किया तो उसके बाद उन्होंने मुझे यूं हाथ बढ़ के ऐसे मुझे अपने पास प्यार से बुलाया और मैं आगे से इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगी। उसके थोड़ी देर के बाद जब उसका मेरा भांजा देखने गया, छोटा बच्चा, वो नीचे शहीर आ गया, शहीर आ गया। वो वापस आए, कहते हैं शहीर भाई आ गए, शहीर भाई आ गए। तो मैं निकल के भागी हूँ नीचे। जब मैं नीचे यहाँ ग्राउंड तक गई हूँ तो मेरा ऊपर का घर है, मैं नीचे ग्राउंड में गई हूँ तो मैंने बहुत दूर से ताबूत को देखा। CMH में जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे काफ़ी ज़ख्मी और बच्चे आ रहे थे, कैजुअल्टीज। उनमें तलाश किया तो वी रिसीव्ड हिज डेड बॉडी इन CMH। बस मेरे दिल को कुछ हो रहा था कि नहीं, कुछ है, ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। फिर मैंने इसके बाबा को फ़ोन किया, मैंने कहा खुदा का वास्ता मुझे बताओ, मैं जा रही हूँ गुलशेर को मिलने के लिए। मैंने कहा मुझे देर हो रही है, मैंने वहाँ जाना है। मैंने कहा यासीन, कहता आप उधर जाओ, यासीन को हम ला रहे हैं। मैंने पूरी बात पे तवज्जो ही नहीं दी। मैं सीधा गुलशेर लोगों के घर पहुंची तो वहाँ पे 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई थी, एक पे गुलशेर को डाला हुआ था। और दूसरी चारपाई खाली थी। इसी दौरान मेरे मियाँ मेरे साथ खड़े थे तो मुझे अब इस तरह अपने पास किया, मुझे कहते हैं कि यासीन शहीद हो गए। इस दुनिया में कौन सी आजमाइश औलाद की कुर्बानी से बढ़कर हो सकती है। इन वालिदैन ने अपने बच्चों को इस कौम पर कुर्बान किया है, लेकिन इस कुर्बानी के बाद उनके हौसले आज पहले से भी ज्यादा बुलंद हैं। उनको यकीन है कि उनके प्यारों के कमसिन लहू से तालीम की शमा और ज्यादा रोशन और बुलंद होकर रहेगी। कौमों की जिंदगी में तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। शहीद होते हैं लोग, इसका मतलब ये है तो नहीं है कि हम मतलब है कि अपने मकसद से हट जाएं, हम अपने रास्ते से हट जाएं, हम अपने मंजिल से हट जाएं। क्योंकि जिस दिन हम अपने रास्ते या अपने मंजिल से हटेंगे उस दिन हमारी शिकस्त का दिन होगा। पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम के लिए हम मियाबी भी हाजिर है, लेकिन बीच में से सवाल ये है कि अगर हमारे खून पे काम हो जाए, अगर हमारा खून बेकार जाए तो फिर तो कुछ नहीं होता। जो लोग मारने आए थे ना वो खुद मर गए, और जिनको मारने आए थे वो जिंदा रह गए। और उन बच्चों ने जो जिंदगी दी है इस कौम को, अल्लाह करे ये जिंदा रहे, कभी दोबारा मुर्दा ना बन जाए को। हम इस मुल्क में पीस, अमन चाहते हैं, एजुकेशन हमें पढ़ने दिया जाए खुदारा, क्योंकि हमने 16 दिसंबर का जो वाक़या हुआ इसका बदला लेना है, लड़कर नहीं पढ़कर। सबके लिए मैं ये देना चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं सबसे पहले तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो दहशतगर्द बनेंगे। अब तो हमने लड़ना सीखा है, अगर हम डर जाएंगे तो और बच्चों का क्या होगा। अगर हम नहीं भेजेंगे तो और कोई भी अपने बच्चों को नहीं भेजेगा। और बच्चों की सिक्योरिटी के लिए
और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हमारे बच्चों ने कुर्बानी दी है, हम उनको ज़ाया नहीं होने देंगे। हमारे बच्चे तो इस पाकिस्तान को बचा के चले गए, पाकिस्तान के नाम पे वो कुर्बान हो गए। ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है। और हाँ, एक बात और, जालिम अगर कभी कानून के हाथों से या सिपाही की बंदूक से बच भी जाए तो एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब उसको मासूमियत और हक के सामने अपना सर झुकाना पड़ता है, हमेशा के लिए। वो जिस बचपन में थोड़ा और जीना था, वो जिसने माँ तुम्हारा ख्वाब छीना था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को